इसको हम भिक्षा पात्र कहते हैं। मौर्य काल की पहचान। स्तूप के अंदर गौतम बुद्ध के शरीर के अवशेषों को रखना, अशोक पिलर में अशोक के रूल्स लिखना। हाँ, हम स्तूप नंबर 1 के पास हैं जो सांची का महास्तूप है। 16.46 इसकी हाइट है मीटर में और 36.6 इनका डायामीटर है। स्तूप के अलग अलग पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर स्तूप के ऊपर ट्रिपल अम्ब्रेला है जिनको हम छत्रावली कहते हैं। छत्रावली जो है ना, एक पिलर में है वो यष्टि कहलाती है और ऊपर की एक रेलिंग है हर्मिका है, बीच में एक डोम अंडभाग है और अंडभाग ढका हुआ था सुर्खी, चूना, गुड़, गोंद, बेलफल, उड़द की दाल, मेथी, भिंडी, लाइम मोटर से। बीच में एक बेदी है जहाँ हम परिक्रमा करने जा सकते हैं और नीचे एक भूवेदिका है। तो ये सांची स्तूप जो है 16 मीटर हाइट में है। तो हम बात करेंगे कि जब ये तोरण द्वार का निर्माण हुआ पहली सदी ईसा पूर्व 100 BC सातवाहन काल में, तो इसमें तथागत को मूर्ति से, उनके चेहरे से नहीं, चिन्हों के रूप में शो किया गया है क्योंकि ईसा के पहले है। ईसा के बाद मूर्ति पूजा होती है लेकिन ईसा के पहले मूर्ति नहीं होती है। तो ये जो है ना थेरवाद बुद्धिज्म है, इसमें बुद्ध को हम चिन्हों के रूप में देखेंगे। जैसे हम यहाँ बात करें, नीचे आपको दिखाई देंगे तथागत के चरण बने हुए हैं और धम्म चक्र के साथ, देख रहे हैं आप, चक्र भी है और पांव भी है। तो नीचे अकेले पांव हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, हमें उनका पूरा शरीर दिखाई देगा। इनको हम लाठी बुद्धा कहते हैं और बुद्ध के शरीर की तथागत की शुरुआत होती है अम्ब्रेला से। छत्र जो है राजा के सम्मान में होता था और सिद्धार्थ तो राज परिवार के बेटे थे, तो अम्ब्रेला उनका सिर है। अम्ब्रेला के नीचे जो स्टिक है वो उनकी गर्दन है, त्रिरत्न उनके 2 बाजू हैं, लोटस उनका हृदय है और नीचे उनके चरण हैं। तो यहाँ पे हम गौतम बुद्ध को एक चिन्ह के रूप में, पूरी बॉडी के रूप में हम देख पा रहे हैं। और 2000 साल पहले जो चरणों पे सजी हुई मालाएं हैं, ये जो नक्काशी आप देख रहे हैं ना, ये 100 BC की है। इरोजन, वेदरिंग होने के बाद भी देखो आप, एक एक डिजाइन देखो, कोई भी मालाओं की डिजाइन रिपीट नहीं होगी आपको। नीचे से ऊपर तक देखिए आप। जब 2000 साल पहले एक सिंगल रॉक, क्या कहते हैं इसको, मोनोलिथ, एक ही पत्थर सैंडस्टोन में कार्व हुआ ईसा पूर्व, और आज तक एक भी डिजाइन रिपीट नहीं है। जब 2000 साल पहले आभूषणों के पहनावे में इतना सिलेक्शन था तो लोगों की लाइफ क्या रही होगी उस जमाने में। तो हम यहाँ बुद्ध को चिन्हों के और सिंबल के रूप में फॉलो करेंगे, ना कि मूर्ति के रूप में। तो यहाँ तथागत के चरण हैं जो कि यहाँ पे लोग वंदना किया करते थे उस समय, जो है ना। भार उठाते हुए ये 4 बौने, इनको यक्ष भी कहते हैं। ये यक्ष भार उठाते हैं सिर पे। एक के चेहरे में भार उठाते हुए काफी हैप्पीनेस है, ये हंसते हुए खुशी खुशी भार उठाता है। वही कार्य दूसरा इंसान भी करता है। ये यक्ष वही भार, वही शरीर चुप रह के भार उठाता है। वही काम तीसरा यक्ष रोते हुए करता है, ये जैसे रो रहा है और एक क्रोध में है। अच्छा, वो जीवन है इंसान का, अब कैसे स्वीकार करते हैं, हंस के उठाओ तो भी कार्य करना है। भार चारों यक्षों को उठाना है, चाहे उस भार को हंस के उठाओ या रो के उठाओ या चुप रह के उठाओ, भार तो उठाना है। इसीलिए लाइफ में हमेशा हंसते हंसते उठाने का मैसेज देते हैं। तो इसमें चारों चीजें हैं, हैप्पी, क्राइंग, एंग्री और सैड। तो हम बात करेंगे कि अशोक ने सांची स्तूप के साथ अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया और अशोक स्तंभ की हाइट थी लगभग 42 फीट। चुनार पत्थर जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से आया, और हम देख रहे हैं कि सम्राट अशोक ने दक्षिण दिशा में सम्राट अशोक ने स्तंभ खड़ा किया था जो सामने दिखाई दे रहा है, और उसी पे उन्होंने अपना भिक्षुओं के लिए एक संदेश लिखवाया था। तो ये पिलर वहाँ खड़ा हुआ था। कहते हैं कि जब जंगल हो गया तो एक जमींदार ने वहाँ से तोड़वा दिया। क्या बनाने के लिए? शुगर के जूस मशीन बनाने के लिए तोड़वा दिया। तो आज भी ओरिजिनल स्तंभ के टुकड़े हैं जो कि मौर्यकालीन चमक दिखाई दे रही है आपको। देखिए इसके ऊपर का रिफ्लेक्शन। बात करेंगे कि मौर्य सम्राट अशोक द्वारा अपने संदेश लिखना और अपने मौर्य काल की पहचान, इस पे सह मूर्ति लगाई गई थी। देख रहे हैं जो हिस्सा आप देख रहे हैं, और उन्होंने मूर्ति को फिट करने के लिए अंदर एक होल बनाया और उसमें चूड़ियां निकाली गई थी ताकि इसमें अशोक चिन्ह टाइट हो सके। तो यहाँ के जो 4 शेर थे वो संग्रहालय में रखे हुए हैं। आज हम बात कर रहे हैं जो पुरातत्व विभाग का टेम्पल नंबर 18 कहलाता है। ये मौर्य शुंग काल में तो प्रार्थना करने के लिए चैत्य बनाया गया था। अच्छा। और चैत्य वो जगह होती थी जहाँ पे एक साथ काफ़ी ग्रुप में बैठ के लोग प्रार्थना कर सकते थे। चेतना जगाने के लिए चैत्य हॉल बनाए जाते थे जहाँ प्रार्थना होती थी। देखो, स्तूप के अंदर गौतम बुद्ध के शरीर के अवशेषों को रखना, अशोक पिलर में अशोक के रूल्स लिखना, चैत्यालय में प्रार्थना करना और विहारों में रहना होता था।
गुप्त काल में ये मंदिर बनाया गया। और मंदिर बनाने की जो है सबसे पहली शैली में से सांची का ये मंदिर आता है, जिसमें आप देख रहे हैं ना, एक छोटा सा गर्भगृह है, एक मुखमंडप है, 4 पिलर काल, बिल्कुल फ्लैट रूफ टेम्पल। बाद में मंदिर की शैली अलग हो जाती है। हाँ, अगर हम मंदिरों की बात करें कि उत्तर भारत की मंदिर शैली नागर स्टाइल की है और दक्षिण भारत की द्राविडियन शैली है। गुप्त काल की पहचान, जैसे अगर हम बात करें कि इस पिलर में नीचे 4 कोण दिखाई देंगे, फिर इसके 8 कोण, फिर इसके 16, और उस पे लोटस हमेशा उल्टा होगा, देख रहे, इन्वर्टेड लोटस दिखाया है, ये गुप्तकालीन पहचान है। और इसके ऊपर देख रहे हैं आप, एक सिंह बना हुआ है सिंगल हेड और डबल बॉडीज में, देख रहे हैं आप यहाँ पे। तो एक छोटा सा ही मुखमंडप कहलाता है, अंदर गर्भगृह होता है और बिल्कुल सपाट छत होती है। यह है मंदिर की सबसे पहली शैली, गुप्त काल। गोल्डन हृदय के पीछे सम्राट अशोक ने, जैसे उनकी पत्नी देवी महेंद्र और संघमित्रा के रहने के लिए नीचे मोनेस्ट्री का निर्माण करवाया था। और जहाँ पानी होगा जीवन तो वहीं होगा। तो पानी के लिए ये देख रहे हैं, पत्थर को कटिंग करके ये टैंक बनाई थी, रेन वाटर हार्वेस्ट। अभी हम सांची के स्तूप नंबर 1 के पास, जो टैंक नंबर 1 है उसके पास है, जो भिक्षुओं के लिए बरसात का पानी यहाँ पे इकट्ठा होता था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और वो पानी यहाँ रहने वाले भिक्षु यूज करते थे कपड़े धोने, बिल्कुल डेली यूज में। अच्छा, तो उस समय पानी बहुत साफ हुआ बिल्कुल, और बरसात का पानी है और वो इकट्ठा होना है और वही यूज करना है उनके लिए। और जब पानी खत्म हो गया तो पीछे बेतवा नदी है, वहाँ से पानी यूज करते थे, बिल्कुल, जो कि काफी दूर है, काफी दूर है, 2 किलोमीटर पीछे है आज, है ना। ये सब मिट्टी में दफन हो गया था, एक्सकेवेट करके निकाला है। हाँ, तो अभी हम पहुंचे सम्राट अशोक के द्वारा पत्नी देवी को रहने के लिए, और महेंद्र और संघमित्रा बेटा और बेटी और अन अदर भिक्षु के रहने के लिए ये मोनेस्ट्री बनाई थी। तो यहाँ पर मोनेस्ट्री ओपन तो थी नहीं, आज ओपन हम देख रहे हैं, नीचे का बेस देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ आप नीचे देखेंगे, इन पत्थर के अंदर काफ़ी होल दिखाई दे रहा है, जो कि इसमें लकड़ी के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे स्तंभ होते थे, है ना, बैम्बू, कि ये उनका बड़ा सा प्रार्थना हॉल था। और इसको मजबूती के लिए उन्होंने पकी हुई ईंटें लगाई थी, जो कि मौर्यकालीन ब्रिक्स आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो है ना, चारों तरफ रूम होते थे भिक्षुओं के लिए, और बीच में एक प्रेयर हॉल होता था। तो ये आज भी हम देख पा रहे हैं, मौर्यकालीन जो है ना बना हुआ एक बड़ा सा कॉमन प्रेयर हॉल था। रूम्स में रहना और यहाँ प्रार्थना और उनके प्रवचन भिक्षु द्वारा, शिक्षकों द्वारा, सीनियर भिक्षुओं द्वारा आने वाले स्टूडेंट को यहाँ पे रुकना है। तो ये सबसे पहले बिहार अशोक ने बनाया था, और बिल्कुल यही पैटर्न नालंदा में और राजगीर में, वैशाली में जितने भी मोनेस्ट्रियां हैं, इसी पैटर्न में आपको दिखाई देंगी। तो स्तूप के पास मोनेस्ट्री जरूर होना चाहिए। एक कमरा काफी था। अच्छा, कितना, क्योंकि लगेज तो होता ही नहीं था ना, एक कपड़ा होता था उनके पास। ये देखिए, तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ भिक्षु रहते हैं। हाँ, ये बौद्ध संतों का, भिक्षुओं को रहने की जगह मोनेस्ट्री की। बौद्ध भिक्षुओं का जीवन कैसे होता था, राजपाट छोड़ के सिद्धार्थ खुद आए हुए थे, तो उनके जीवन में कलेक्शन नहीं होता था, सिर्फ एक पात्र होता था जिसमें भिक्षा लेते थे, और एक वस्त्र होता था। तो यहाँ भिक्षुओं का निवास होता था, और जो पब्लिक द्वारा भिक्षा दी जाती थी, आप थोड़ा सा नीचे नज़र डालेंगे तो आपको एक बड़ा सा एक ही पत्थर में बना हुआ कटोरा दिखाई देगा। तो पब्लिक अलग अलग प्रकार का भोजन देती थी, है ना। यहाँ देखिए, तो ये जो, हाँ, यहाँ पर हम पहुँचे, जिसमें एक ही पत्थर से कटा हुआ बड़ा सा पात्र है, इसको हम भिक्षा पात्र कहते हैं। समय जंगल में रहा तब डैमेज भी हो गया, तो अलग अलग लोगों द्वारा भिक्षुओं के लिए पका हुआ भोजन दिया जाता था। तो बरसात के 4 महीने भिक्षु निवास करते थे, वर्षावास, और 8 महीने विहार करने जाते थे। तो जो लोगों द्वारा भिक्षा मिलता था, वो एक कटोरे में इकट्ठा करके उस सभी भिक्षुओं को बगैर भेदभाव के शेयर करना होता। इस मंदिर की खासियत ये है कि सांची का परमार काल का सबसे मुख्य सांची का आकर्षण इसी मंदिर में था, क्योंकि ये जो है ना, नागर शैली का, नागर शैली मतलब? हाँ, नागर शैली जो कि उत्तर भारत की मंदिर शैली कहलाती है। अच्छा। नागर शैली में बना हुआ था। इसमें आपको नीचे से जो है ना, मंदिर की पहली सीढ़ी चंद्रशिला दिखेगी, और ये शिखर वाला मंदिर था। अच्छा। नीचे आप ये सामने जगती देख रहे हैं, ये पीठ देख रहे हैं, उसके ऊपर शिखर है, गर्भगृह है, गर्भगृह के अंदर जो है बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा है। अच्छा। तो यहाँ पे दोनों साइड बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए रूम्स होते थे, प्रीस्ट रूम्स, और यहाँ पे मोनेस्ट्रियां थी। अच्छा। तो इसका पर्पस वही था।
कि भिक्षु यहाँ निवास भी करेंगे और यहाँ से बुद्ध की मूर्ति से पूजा होगी और बौद्ध धर्म यहाँ से भी फॉलो होगा। तो ये परमार काल की जो है ना बनी हुई एक ब्यूटीफुल मंदिर और वो शैली थी, अपना मथुरा आर्ट से रखी हुई मूर्ति है अंदर जो है सामने। बिल्कुल। और ये जो शांति सांची स्तूपा है, बिल्कुल। इसके मतलब क्या कनेक्शन है? बिल्कुल सीधा सा कनेक्शन है कि जब मौर्य सम्राट अशोक पटना से उज्जैन पोस्टिंग थी, निकल रही थी, हाँ। नौका विहार करते हुए जो सामने बेतवा नदी है ये अच्छा, वो विदिशा नदी। नगर होके गुजरती है, नौका विहार करते हुए देवी से विवाह किया, यहाँ से व्यापार होता था। अच्छा। तो देवी का सजेशन है अशोक के लिए कि यहाँ पर बेदिशा गिरी में स्तूप बनवाएं, अच्छा। तो पानी होगा, एकांत होगा, लोग होंगे, वहाँ मोनेस्ट्री बनेगी। अच्छा। तो शांति और एकांत की तलाश में अशोक ने युद्ध लड़ते लड़ते बुद्ध की प्राप्ति की है, तो यहाँ से भी लोग बुद्ध को फॉलो कर सकें। अच्छा। तो भिक्षु का रहना यहाँ था और भिक्षा और पानी वहाँ से मिलता था। अच्छा। तो बगैर पानी के तो जीवन ना था तो किसी ये भी। किस सेंचुरी की बात है? हाँ, ये है लगभग अपना अशोक का 272 ईसा पूर्व से लेके 236 ईसा पूर्व, लगभग 2300 साल पुरानी बात। अच्छा, उस हाँ, समय ये बिल्कुल जंगल हुआ बिल्कुल करता था? जंगल और नदियों के किनारे खेती बाड़ी हुआ करती थी। तो जंगल एकांत में आके जो है ना यहाँ से धर्म का और संस्कृति का विकास हुआ। विकास हुआ और यहाँ से फैलाव हुआ।